per individual employee, reduce the number of employees to 120 and increasing reduce the number of employees to 120 and increasing the output per individual employee by 60%. The board intends to offer 1% increase on piece work rate of ₹1 per unit for every 2% increase in average individual output achieved. In order to sell the increased output, it will be necessary to decrease the selling price by 4%. Calculate extra weekly contribution resulting from the proposed change and evaluate the board's decision of introducing the change. सवाल क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से एक सजेशन आया है, अगर उस सजेशन को मान लिया जाए तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए, कैलकुलेट एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोपोज्ड चेंज एंड इवेल्युएट द बोर्ड्स डिसीजन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द चेंज। तो आइए क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन ड्यू टू द रीजन ऑफ the change, due to the reason of the change suggested by the board of directors, suggested by the board of directors. एक बार फिर से, हमारे सामने सिचुएशन क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक चेंज लाना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि वो चेंज इंट्रोड्यूस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या हो गया सिस्टम ठीक? ठीक है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। वेल, जरूरी नहीं कि आप लोग जाएं, आपकी मर्जी है, पर जो भी फैसला है जल्दी ले लीजिए। चलिए ठीक है, 2 कॉलम्स बनाइएगा, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रोपोज्ड वीकली सेल्स, प्रोपोज्ड वीकली सेल से मेरा मतलब यह है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो एक हफ्ते की सेल कितनी हो जाएगी? वैसे प्रेजेंटली एक हफ्ते की सेल कितनी है? क्वेश्चन पढ़ के बताइए। 6 लाख रुपए प्रेजेंटली एक हफ्ते की सेल है, 6 लाख रुपए। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो सेल कितनी हो जाएगी? अच्छा, एक काम करेगा, इसके नीचे ना आप एक लाइन की जगह जरूर छोड़िएगा, एक लाइन का स्पेस रखिएगा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस करना पड़ेगा ना। अच्छा, जब आप कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट तो उसमें लिखेगा नंबर 1 है लेबर कॉस्ट, नंबर 1 है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के नीचे आप एक लाइन की जगह जरूर छोड़िएगा और लिखेगा नंबर 2 बैलेंस। लेबर कॉस्ट भी आपने लिखा और बैलेंस भी आपने लिखा। फिर हम क्या करेंगे? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे।
इसे माइनस करके अपने को क्या पता चल जाएगा? प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन। आपने लिखा प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन, इसमें से आप माइनस करेंगे प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन। प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन, वैसे प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन है कितना? ओके, 2,40,000। आपने लिखा 2,40,000। तो अगर प्रोपोज्ड वीकली कंट्रीब्यूशन में से प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा। आप उस डिफरेंस को क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन। और यही तो आपसे सवाल पूछा गया है ना, एग्जैक्टली क्वेश्चन आपसे यही तो पूछा गया है कि बताइए एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन कितना है। एक बार ये कैलकुलेट हो उसके बाद ही हम कुछ कह सकेंगे कि भाई हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात माननी भी है या नहीं माननी है। चलिए, सिस्टम अपनी समझ में तो आ गया। लिखिएगा नोट नंबर 1, पहला वर्किंग नोट बनाते हैं। पहले वर्किंग नोट की हेडिंग डालेगा वीकली आउटपुट। क्या लिखा आपने? वीकली आउटपुट, एक हफ्ते का आउटपुट। एट प्रेजेंट, ये तो आप बता ही सकते हैं वैसे, 48,000 यूनिट्स। अच्छा, ये भी तो क्वेश्चन में लिखा है कि प्रेजेंटली कितने वर्कर काम करते हैं। हाँ, तो ये हम ब्रैकेट में लिख ले 160 एम्प्लॉइज। तो एक एक एम्प्लॉय कितनी यूनिट बना रहे? 300 ना, 300 यूनिट्स पर एम्प्लॉय। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन हमारे सामने। मैं जानना ये चाहता हूं, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात मान ली जाए तो प्रोपोज सिचुएशन के हिसाब से यूनिट्स कितनी बनेगी? पहली बात, अब एम्प्लॉइज 160 नहीं होंगे, अब एम्प्लॉइज कितने होंगे? 120। ठीक है ना? दूसरी बात, पहले अगर एक एक एम्प्लॉई 300 यूनिट बनाता था, क्वेश्चन कहता है अब एक एक एम्प्लॉई का आउटपुट बढ़ जाएगा 60%। तो 60% बढ़ाकर बताइए, 480 यूनिट्स पर एम्प्लॉय। अब 120 एम्प्लॉय आपके पास होंगे, एक एक एम्प्लॉय यूनिट बनाएगा 480। कितना हो गया वैसे? 57,600 यूनिट्स। 57,600 यूनिट्स। क्या ये बात सही? मैनेजमेंट का ना एक इरादा जाहिर हो गया, आप एम्प्लॉइज तो कम करना चाहते हैं लेकिन आप अपना आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं। पहले 160 एम्प्लॉइज से 48,000 यूनिट, अब 120 एम्प्लॉइज से 57,600 यूनिट। पर ज्यादा आउटपुट बेचोगे कैसे? ज्यादा आउटपुट बेचने का एक ही तरीका हम जानते हैं, सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं। क्या इस बारे में क्वेश्चन में कहीं कुछ कहा गया? हाँ, तो आइए नोट नंबर 2 बनाते हैं। नोट नंबर 2 के ब्रैकेट्स में लिखेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट
नोट नंबर 2 लिखेगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अच्छा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट में पहले आप लिखिए एट प्रेजेंट। प्रेजेंट टोटल सेल्स कितनी है वैसे? 6 लाख रुपए। प्रेजेंटली आप टोटल यूनिट्स कितनी बेच रहे हैं? 48,000। तो प्रेजेंटली सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हुआ? ओके, 12.5। 12.5। क्या चाहते हैं आप फ्यूचर में? सेलिंग प्राइस का क्या करा जाए? 4% कम करा जाए। प्रोपोज्ड इज इक्वल टू रुपीज 12.50 लेस 4%। कितना हुआ? रुपीज 12। ओके, 12 रुपए। ठीक है ना? ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दो पहले, फिर बाद में चला लेंगे। ओके, अब आप यहां अपने आंसर में आइए। 57,600 यूनिट्स। अब हमने हर हफ्ते यूनिट बेचनी है 57,600। एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस ₹12। बताओ अब सेल कितनी होने वाली? 6,91,200। ओके, 6,91,200। प्रेजेंट सेल कितनी है? 6 लाख रुपए। अब सेल कितनी हो जाएगी? 6,91,200। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेल में अच्छा खासा इंक्रीज है, पर आप सेल का इंक्रीज नहीं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते। मेन कैलकुलेशन तो आपकी यही है ना। चलो वो कैलकुलेशन भी हो जाएगी। अब हमें क्या पता करना चाहिए? ये लेबर कॉस्ट। आओ लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यूनिट्स हैं 57,600। ओके, यूनिट्स हैं 57,600। बस हमें यह पता चल जाए कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी होती है, इससे हमारा काम बन जाएगा ना। आइए नोट नंबर 3 बनाते, और नोट नंबर 3 के ब्रैकेट्स में लिखेगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। नोट नंबर 3 बनाइए और लिखिएगा लेबर कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंटली लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना? फिर से बताइए। ₹1। चलिए, आपने बताया कि प्रेजेंटली लेबर कॉस्ट पर यूनिट है ₹1। यह आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिला। अब आप ये बताइए फ्यूचर में लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? दोबारा बोलिए, फिर से बोलिए। ओके, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि अगर वर्कर अपना आउटपुट 2% बढ़ा ले, अगर वर्कर अपना आउटपुट 2% बढ़ा ले तो हम लेबर का रेट 1% बढ़ा देंगे। पर वर्कर कहता है जी मैं तो अपना आउटपुट 60% बढ़ा रहा हूं, तो बताओ लेबर का रेट कितना बढ़ना चाहिए? उसका आधा, 30%, है कि नहीं? तो इसका मतलब लेबर कॉस्ट पर यूनिट होना चाहिए ₹1 प्लस 30%, दैट इज ₹1.30। ₹1.30। ₹1.30 हो जाना चाहिए ना। आप नीचे लिखिए वी आर गिवन दैट लेबर कॉस्ट पर यूनिट
is to be increased by 1%. Labor cost per unit is to be increased by 1% if individual output increases by 2%. If individual output increases by 2%, full stop. Since the individual output has increased by 60%, comma, the labor cost per unit has been increased by 30%. अब ये नोट एकदम परफेक्ट हो गया। तो ये 1 रुपए 30 पैसे की कैलकुलेशन आप पिक करिए और ये आप यहां पर लिखिए। हाँ जी, तो आपने बताया 74,880 74,880। अब सिर्फ एक कैलकुलेशन और चाहिए, और वो कौन सी कैलकुलेशन चाहिए? बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो नोट नंबर 4 बनाया जाए और नोट नंबर 4 के ब्रैकेट्स में लिखा जाए, नोट नंबर 4 बनाया जाए, ब्रैकेट्स में लिखा जाए बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नोट नंबर 4, बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी लेबर कॉस्ट तो आप जानते हैं, लेबर के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट है आपको बताना है कि वो पर यूनिट कितनी है। अब ये कैसे पता करें? अब जैसे क्वेश्चन में प्रेजेंट सेल्स कितनी गिवन है? ₹6 लाख। आपने लिखा प्रेजेंट सेल्स ₹6 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन कितना गिवन है? 2,40,000। हाँ जी, आप प्रेजेंट सेल्स जानते हैं, आप प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन जानते हैं, फिर तो आप प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट भी जानते होंगे। ओके, आपने बताया प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ₹3,60,000। अच्छा, फिर आप लिखिए प्रेजेंट आउटपुट। प्रेजेंट आउटपुट आप लिखिए 48,000 यूनिट्स। ओके, 48,000 यूनिट्स। फिर तो आप प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी बता सकते हैं। $3,60,000 डिवाइडेड बाय 48,000 कितना हुआ वैसे? 7.5। अच्छा, तो 7.5 रुपए क्या है? प्रेजेंट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना है? प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ये है 1 रुपया। तो वेरिएबल कॉस्ट आप जानते हैं, लेबर कॉस्ट आप जानते हैं, तो आप इन दोनों का डिफरेंस भी बता सकते हैं। प्रेजेंट बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
7.5 minus 1. This is 6.5. ये तो क्वेश्चन ने कहा कि लेबर कॉस्ट पर यूनिट अब 1 रुपया नहीं रहा, 1 रुपये 30 पैसे हो गया। ये तो क्वेश्चन ने कहा ना। पर लेबर के अलावा जो बाकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, जो पहले अगर 6.5 रुपए है, तो क्या ये फ्यूचर में भी 6.5 रुपए रहना चाहिए? तो आप लिखेंगे प्रोपोज्ड बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपने लिखा प्रोपोज्ड बैलेंस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू ₹6.50, ब्रैकेट्स में लिखेगा अनचेंज्ड। ओके, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इट शुड रिमेन सेम। 6.50 पर यूनिट, 3,74,400। ओके, आपने बताया 3,74,400। तो सेल्स में से आप दोनों वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, कंट्रीब्यूशन बताएं। 2,41,920। आपने लिखा 2,41,920। इसमें से माइनस करें प्रेजेंट वीकली कंट्रीब्यूशन, डिफरेंस 1,920, डिफरेंस 1,920। कैलकुलेशंस तो हो चुकी हैं, चलिए लास्ट में कंक्लूजन लिखा जाए। चलिए लास्ट में कंक्लूजन की तरफ आइएगा। आपको आखिरकार यही तो बताना है ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात माननी है या नहीं माननी है। वैसे अगर आपका एक हफ्ते का कंट्रीब्यूशन 1,920 रुपए बढ़ जाए और साल में हफ्ते कितने होते हैं 52, तो क्या आप मुझे बताएंगे आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ रहा है? 99,840। ये तो लगभग 1 लाख रुपए की फिगर हो गई। अगर हमारा एक साल का प्रॉफिट लगभग लाख रुपए बढ़ता हो तो भला हमें क्या एतराज हो सकता? पता नहीं आप क्या कह रहे हैं। अभी पहले जो मैं कह रहा हूं, आप पहले मेरी बात तो सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका एक साल का प्रॉफिट लगभग 1 लाख रुपए बढ़ता हो तो हम क्यों मना करेंगे भला? लिखिए इस बात को, कंक्लूजन लिखे। कंक्लूजन में लिखेगा द एनुअल कंट्रीब्यूशन, कंक्लूजन में लिखेगा द एनुअल कंट्रीब्यूशन विल गेट इंक्रीज्ड, द एनुअल कंट्रीब्यूशन विल गेट इंक्रीज्ड बाय ₹99,840, 99,840। ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखेगा 1920 पर वीक मल्टीप्लाइड विद 52 वीक्स। ओके, फिर आप लिखेंगे हेंस इट इज रेकमेंडेड to adopt, it is recommended to adopt the change suggested by, it is recommended to adopt the change suggested by the board of directors, it is recommended to adopt the change suggested by the board of directors, full stop. However, before taking any final decision, it is advised
it is advised to consider, it is advised to consider the effect of depreciation, it is advised to consider the effect of depreciation on capital expenditure, on capital expenditure of rupees 1,60,000, जैसा क्वेश्चन में कहा गया। अगर आपको ऐसा लगता है जी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आखिरी का पॉइंट इस कंटेक्स्ट में हमने बताया। एक बार फिर से मैं अपने पॉइंट को उठाना चाहूंगा। आप कहते हो कि आपकी हर साल की इनकम लाख रुपए बढ़ जाएगी, लगभग लाख रुपए, पर इस प्रोजेक्ट में हाथ डालने के लिए 1,60,000 का कैपिटल एक्सपेंडिचर करना जरूरी है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है। मान लीजिए आपने कोई मशीन खरीदी, तो मशीन की कोई इफेक्टिव लाइफ होगी, जैसे 5 साल। अगर उसकी लाइफ 5 साल है भी, तो 1 साल का डेप्रीसिएशन कितना बनता है? 32,000 रुपए। तो क्या 32,000 का डेप्रीसिएशन आप एब्जॉर्ब कर लेंगे? जवाब है हां, लाख रुपए की इनकम काफी सफिशिएंट है। पर अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाता हूं, मैं लाइफ को मान लेता हूं 2 साल, तो हर साल का डेप्रीसिएशन 80,000। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तब भी तैयार हूं। इसका मतलब मैं इस डेप्रीसिएशन को भी एब्जॉर्ब करने को तैयार हूं। पर अगर आपको नहीं जी हम तो लाइफ मानेंगे 1 साल, हम कहेंगे जी ये तो जबरदस्ती है भाई, ये तो आप जबरदस्ती ना करवाना चाहते। और अगर किसी एसेट की लाइफ 1 साल है, तो फिर आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते क्यों हैं? फिर आप उसका नाम ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डाल दीजिए। तो मेरे ख्याल से आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिफाइड नहीं। अच्छा, ये बात तो तय है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं, तो फिर हमारा जवाब कौन सा क्लियर है? अनक्लियर क्वेश्चन का अनक्लियर आंसर। हमारी लास्ट लाइन क्या है? बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन इट इज रेकमेंडेड टू कंसिडर द इफेक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन। ओके, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। पर मुझे लगता है कि 99.99% चांस इस बात का है कि इसका आंसर पॉजिटिव ही होगा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन मान लिया जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हुआ हमारी तरफ से। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रहा ये। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। सही बात है ना? बस इन 2 क्वेश्चंस के करने के साथ ही लेबर कॉस्ट का चैप्टर हमारी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो आइए हेडिंग डालिए। ये जो 2 क्वेश्चन है ये जिस कंसेप्ट से रिलेटेड है, पहले आपको उसकी हेडिंग डालनी होगी। हेडिंग है लेबर टर्नओवर रेशियो। लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, हेडिंग डालेगा लेबर टर्नओवर रेशियो। वैसे हमने एक क्लास में लेबर टर्नओवर तो पढ़ा ही था ना, और उसके वो 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी करे थे। अच्छा, लेबर टर्नओवर पढ़ना एक बात है, लेबर टर्नओवर रेशियो पढ़ना दूसरी बात है। ठीक वैसे ही जैसे मैं कहूं जी नेट प्रॉफिट पढ़ना एक बात है और नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ना दूसरी बात है। नेट प्रॉफिट तो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, पर नेट प्रॉफिट रेशियो आपने कब पढ़ा था? 12th क्लास। 2 अलग अलग मैटर है ना आखिरकार, तो इसलिए इन दोनों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। तो अगर कोई बिजनेसमैन ये कहता फिरे कि जी मेरे बिजनेस में ना लेबर टर्नओवर की 5% प्रॉब्लम है, तो हम उससे जानना चाहेंगे ये 5% आपने कैसे कैलकुलेट करा भाई? लेबर टर्नओवर हम समझते हैं, पर ये बात परसेंटेज में कैसे कही जाती है? तो आइए इस बात को हम लिख लेते हैं। और मैं ये भी बता दूं, ये इस चैप्टर का सबसे आसान कंसेप्ट और सबसे आखिर में ही आया। लिखेगा, राइट डाउन। When the problem of labor turnover, when
द प्रॉब्लम ऑफ लेबर टर्नओवर is expressed in terms of percentage. When the problem of labor turnover is expressed in terms of percentage, comma, such calculation is technically known as labor turnover ratio. Such calculation is technically known as labor turnover ratio. तो लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब कि लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम को अगर परसेंटेज में कहा जाए तो उसे लेबर टर्नओवर रेशियो कहते हैं। जैसे आपने कितना नेट प्रॉफिट कमाया, अगर इसको परसेंटेज में कहा जाए तो उसे नेट प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। अब आगे लिखेगा, इट इज टू बी कंप्यूटेड in the following manner. It is to be computed in the following manner. It is to be computed in the following manner. देखिए, इसे कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 3 तरीके हैं। पहले तरीके को कहा गया है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के हिसाब से अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम का परसेंटेज क्या है, तो इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड divided by average number of employees and multiplied with 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड का मतलब जो एम्प्लॉइज आपसे सेपरेट हो गए, या यूं कहें जो या तो खुद नौकरी छोड़कर चले गए या जिनको हमने काम से निकाल दिया, रीजन कुछ भी क्यों ना हो, अब वो हमारे साथ नहीं है, यानी वो हमसे सेपरेट हो चुके हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि इतने एम्प्लॉइज सेपरेट हो गए, इतने एम्प्लॉइज टोटल होते हैं, एवरेज बेसिस पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ 5, 6, 7, 8% आंसर आ ही जाएगा। तो हम कहेंगे हाजी हमारे बिजनेस में लेबर टर्नओवर की प्रॉब्लम कितनी है, वही 5, 6, 7, 8%, कोई ना कोई परसेंटेज आएगा। तो सेपरेशन मेथड के हिसाब से अगर ये फार्मूला लगाया जाए तो लेबर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करी जा सकती है। एक दूसरा मेथड है, इनफैक्ट टोटल 3 मेथड है। दूसरे मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड। दूसरे मेथड का नाम है रिप्लेसमेंट मेथड। इस मेथड में यह कहा गया है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज and to be multiplied with 100। हाँ जी, अच्छा पिछली कैलकुलेशन में वापस जाते, मान लीजिए ऐसे टोटल 50 एम्प्लॉई हैं जो काम छोड़कर चले गए, यानी 50 एम्प्लॉइज है सेपरेटेड। तो अगर 50 वर्कर चले गए तो हमें उनके बदले नए वर्कर तो रखने ही थे ना। मान लीजिए हमने नए वर्कर रखे 40, तो 40 को हम क्या नाम दें? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड। सेकेंड मेथड कहता है कि आपकी प्रॉब्लम वो वर्कर नहीं है जो छोड़कर चले गए, आपकी प्रॉब्लम वो वर्कर है
जो वापस नहीं रखे गए। क्यों? बाकी 10 वर्कर हमारी प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि आप उन वर्कर्स को खुद ही निकालना चाहते थे। आप बाकी 10 वर्कर रखना ही नहीं चाहते। मान लीजिए हम एक वर्कर से तंग है, हम चाहते हैं निकल ही जाए तो अच्छा है। तो जो वर्कर्स आप खुद चाहते हो निकल जाए, क्या आप उसको प्रॉब्लम कह रहे हो? वो प्रॉब्लम कैसे भाई? मान लीजिए हम किसी से पीछा छुड़ाना चाहते, तो क्या हम उसको प्रॉब्लम कहेंगे? मतलब आप इसको किसी दूसरे डायरेक्शन पे मत ले जाइए। मैं ऐसे जनरली एक बात कहता हूं, हम किसी से तंग हैं और हम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, है कि नहीं? पीछा छूट गया, अब बताओ इसमें काहे की समस्या? समस्या तो तब है ना जब उसके बदले एक रिप्लेसमेंट करना हो। रिप्लेसमेंट एक समस्या हो सकती है कि नहीं? पिंड छुड़ाना ये तो समस्या नहीं ना, पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना। क्या ये बात सही? तो इसीलिए पीछा छूटा, अच्छा हुआ, ये समस्या नहीं है। नया ढूंढना पड़ेगा, ये एक समस्या है। ठीक है ना? खैर चलिए, मैंने आपको 2 मेथड तो बता दी। तीसरे मेथड का नाम है फ्लक्स मेथड। देखिए, मैं आपको इस मेथड का फार्मूला तो बता दूंगा, लेकिन ये मैं आपको कह रहा हूं कि इस फार्मूले का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं। फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, किताबों में लिखा हुआ है, पर इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं। आप लिख लीजिए फार्मूला। फार्मूला है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस number of employees separated plus number of employees joined। आपने लिखा number of employees separated plus number of employees joined। एक्चुअली लाख कोशिश कर लीजिए, आपको इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा कि सेपरेटेड और जॉइंट एम्प्लॉइज कैसे ऐड करे जा सकते हैं और किस लॉजिक से ऐड करे जाए। पर किताबों में यह है कि सेपरेटेड एम्प्लॉइज और जॉइंट एम्प्लॉइज का टोटल किया गया, गेट इट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। एंड गेट इट मल्टीप्लाइड विद 100। ये 3 मेथड है। इन तीनों मेथड के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट किया जाएगा और हर एक का हमने नाम डाला है, सेपरेशन मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड और फ्लक्स मेथड। तो आप एक काम करिएगा, 2 क्वेश्चंस हमारे पास हैं, उन दोनों क्वेश्चंस को फटाफट करते हैं, फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। हाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, दिस इज ऑन पेज नंबर 7.6। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 25। The cost accountant of Y Limited has computed labor turnover rate for quarter ended on 31st March 2011 as 10%, 3% and 5% respectively under flux method, replacement method and separation method. If the number of workers replaced during that quarter is 30, find out the number of number 1 workers joined and number 2 workers left and discharged। अच्छा, left and discharged का मतलब separated, left and discharged यानी जो खुद चले गए या जिनको हमने नौकरी से निकाल दिया। तो जो separated है उसका मतलब है left and discharged। चलिए आइए इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करते। क्या प्रोसीजर आपको अडॉप्ट करना है? आप कुछ ऐसे लिखेगा, लेबर टर्नओवर रेशियो। आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, ब्रैकेट्स में लिखेगा रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू लेबर टर्नओवर रेशियो, ब्रैकेट्स में आपने लिखा रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू
फार्मूला लिखेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. फार्मूला लिखा आप लोगों ने? हां, तो क्वेश्चन में रेशो कितनी गिवन है पहले ये बताइए. 3%. रेशो गिवन है 3%. तो आप लिखेंगे 3 और जो उधर 100 मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इधर ले आइए, 3/100 इज इक्वल टू, क्वेश्चन पढ़िए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड बताइए, फिर से बताइए, 30. ठीक है ना? तो क्या आप मुझे एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बता सकते हैं? 1000. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000. चलिए, आपने क्या करा, रिप्लेसमेंट मेथड की रेशियो के हिसाब से कम आपने एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज तो बताया. अब क्या करें, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में सेपरेशन मेथड, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट में सेपरेशन मेथड. हां, इसका क्या फॉर्मूला लिखा जाए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड. मैं फिर से कहूंगा, सेपरेटेड का मतलब है लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विद 100. ओके? हां, तो आप मुझे बताइए, इस मेथड के हिसाब से रेशो कितनी गिवन है? 5%. लिखिएगा 5%. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड आप कैलकुलेट करना चाहते, और एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है 1000 एम्प्लॉइज. हां जी, आप इस सिचुएशन को सॉल्व करिए और मुझे बताइए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड कितना बताया आपने? 50. और मैं फिर कहूंगा, सेपरेटेड एम्प्लॉय यानी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज्ड. सेपरेटेड एम्प्लॉय यानी लेफ्ट एंड डिस्चार्ज. क्वेश्चन की कोई और रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइंट. तो मेरे ख्याल से फ्लक्स मेथड से इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, अब आप लिखेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो फ्लक्स मेथड. फ्लक्स मेथड के हिसाब से अब आंसर दिया जाए. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट divided by average number of employees
एंड मल्टीप्लाइड विथ 100। क्या रेशियो गिवन है? 10%। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड आपने कैलकुलेट करे हैं 50 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1000। करिए इसको सॉल्व करिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट 50, ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट 50। हाँ जी, आसान सा कंसेप्ट था, कोई ज्यादा मुश्किल तो इसमें कुछ था ही नहीं। बस अब हमने इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करना है और वो है क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो या लेबर टर्नओवर रेट, एक ही बात है। पहले आपको क्या गिवन है? नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 1 जनवरी 2000 और उसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स एज ऑन 31 दिसंबर। तो अगर आपसे कोई पूछे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, तो दोनों का आप एवरेज बता सकते हैं। और कितना एवरेज आएगा? 8000। तो ये बताना कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना। ड्यूरिंग द ईयर 80 वर्कर्स लेफ्ट, 320 वर्कर्स डिस्चार्ज्ड। तो कितने वर्कर्स सेपरेटेड हो गए? 80 प्लस 320 400। ओके, 400 ना। आगे पढ़िए। 1500 वर्कर्स वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर। ऑफ दीज 300 वर्कर्स वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ, क्या लिखा है? ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लेगा। ये है एग्जिट्स, EXITS। इसका मतलब 300 वर्कर आपने नौकरी पर क्यों रखे? क्योंकि पुराने छोड़कर गए थे। तो पुराने छोड़कर गए इसलिए नए वर्कर रखने पड़ गए। इसको तो हम लोग कहते हैं रिप्लेस्ड। तो 300 वर्कर्स हैं रिप्लेस्ड और बाकी वर्कर्स आपने क्यों रखे? एक्सपेंशन प्लान की वजह से। ठीक बात है। चलिए आइए कैलकुलेट करना शुरू करते हैं फिर। तो पहली रेशियो कौन सी कैलकुलेट करी जाए? लेबर टर्नओवर रेशियो। क्या लिखेंगे आप? सेपरेशन मेथड। आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, आपने लिखा सेपरेशन मेथड। फार्मूला लिखेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड मल्टीप्लाइड विद 100 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। हां जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मल्टीप्लाइड विथ 100। हां जी, तो क्या आप मुझे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड बताएंगे? 400 एम्प्लॉइज। ओके, एवरेज एम्प्लॉइज बताएं। 8000। परसेंटेज में अपनी बात कहें 5%। इसका मतलब 5% वर्कर्स ऐसे हैं जो साल भर में आपसे अलग हो गए। 5% वर्कर ऐसे हैं जो साल भर में आपसे अलग हो गए। ठीक है ना। ये आपने एक रेशियो कैलकुलेट कर ली। अब आप कैलकुलेट करिएगा लेबर टर्नओवर रेशियो रिप्लेसमेंट मेथड। आप कैलकुलेट करें लेबर टर्नओवर रेशियो रिप्लेसमेंट मेथड। फार्मूला लिखिएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज
replaced divided by average number of employees multiplied with 100. Number of employees replaced divided by average number of employees multiplied with 100. Average number of employees तो हैं 8000. ओके, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस्ड बताएं. 300. परसेंटेज बताएं. ओके, 3.75%. आपने बताया 3.75%. लास्ट कैलकुलेशन, लेबर टर्नओवर रेशियो ब्रैकेट्स में लिखिएगा, फ्लक्स मेथड. आपने लिखा लेबर टर्नओवर रेशियो, फ्लक्स मेथड, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट divided by average number of employees and get it multiplied with 100. Number of employees separated कितना लिखा जाए? 400. ओके, आपने लिखा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड 400. अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जॉइंट कितना लिखा जाए? 1500. 1500. एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना लिखा जाए? 8000. अपनी बात को परसेंटेज में कहें, 23.75%. ओके, 23.75%. हाँ जी, अब मेरी तरफ से ये चैप्टर हुआ कंप्लीट. हाँ, कम से कम इस क्वेश्चन में तो तीनों मेथड से निकालना ही था हमको. हाँ, तो लेबर कॉस्ट का चैप्टर हुआ कंप्लीट. अब हमारे सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर रह गए? एक ओवरहेड्स, इसमें काफी टाइम लगेगा. फिर जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, वो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है. और उसके बाद है प्रोसेस. तो 3 चैप्टर्स अभी हमारे बचे हुए हैं. चलिए आइए शुरू करते हैं. हेडिंग डालेगा ओवरहेड्स. हेडिंग डालेगा ओवरहेड्स. और पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें. चलिए पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बना लेते हैं. हां जी, चैप्टर का नाम है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स का दूसरा नाम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. लिखेगा लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइएगा. ओके, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. 3 कॉलम बनाइए. पहले कॉलम की हेडिंग पर्टिकुलर्स. 3 कॉलम बनाइए. पहले कॉलम की हेडिंग पर्टिकुलर्स, दूसरे की हेडिंग मेन क्वेश्चन, तीसरे की हेडिंग रिविजनरी क्वेश्चन. हां जी, आपने लिखा पर्टिकुलर्स, मेन क्वेश्चंस एंड रिविजनरी क्वेश्चंस. पर्टिकुलर्स में लिखिएगा नंबर 1. नंबर 1 लिखेगा. नंबर 1 लिखेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स.
पर्टिकुलर्स में नंबर 1, पहली कैटेगरी का नाम है डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स। डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ओवरहेड्स, मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4। रिविजनरी क्वेश्चन, रिविजनरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 7 and also question number 14 to question number 17. Question number 2 to question number 7 and also question number 14 to question number 17. रिविजनरी क्वेश्चन है थोड़े ज्यादा लेकिन है बड़े सिंपल से। कैटेगरी नंबर 2 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स। मेन क्वेश्चन सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 5, और रिविजनरी क्वेश्चन भी सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 1। मेन क्वेश्चन नंबर 5, रिविजनरी क्वेश्चन नंबर 1। कैटेगरी नंबर 3, कैटेगरी नंबर 3 है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट, आप इसे इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कह सकते हैं। जैसे मटेरियल में ईओक्यू, लेबर में फार्मूला ओरिएंटेड स्कीम्स, ओवरहेड्स में मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट के मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 14। रिविजनरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 23। 18 टू 23, यह है कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 4 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 4 है कैटेगरी नंबर 4 है टू टीयर, TIER, टू टीयर मशीन आवर रेट। टू टीयर मशीन आवर रेट। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 16। रिविजनरी क्वेश्चन 27। यह है कैटेगरी नंबर 4। कैटेगरी नंबर 5 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 5 है लेबर आवर रेट। कैटेगरी नंबर 5 लिखेगा लेबर आवर रेट। मेन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19। 17, 18, 19, इसका कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं। कैटेगरी नंबर 6 लिखेगा कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस, कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22। 20, 21 एंड 22। रिविजनरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 24, 28 एंड 30। 30, 30। यह आपने लिखा कैटेगरी नंबर 6। कैटेगरी नंबर 7 लिखेगा। कैटेगरी नंबर 7 है अंडर रिकवरी, अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी। अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। अंडर रिकवरी एंड ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स।
मेन क्वेश्चन लिखेगा क्वेश्चन नंबर 23 टू क्वेश्चन नंबर 29, 23 टू 29 रिविजनरी क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 25, 26 एंड 29। कैटेगरी नंबर 8 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इससे रिलेटेड 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं और वो है क्वेश्चन नंबर 30, 31 एंड 32। 30, 31 एंड 32 और कोई रिविजनरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं। लास्ट कैटेगरी लिखेगा कैटेगरी नंबर 9। कैटेगरी नंबर 9 है वेरियस कैपेसिटीज। वेरियस कैपेसिटीज, मेन क्वेश्चन नंबर 33। मेन क्वेश्चन नंबर 33 और इससे रिलेटेड कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं। तो क्वेश्चंस की लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं अच्छी खासी कैटेगरीज हैं इसके अंदर और ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपको ओवरहेड्स के चैप्टर में काफी टाइम लगने वाला है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। लिखिएगा कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट नंबर 1, चलिए कंसेप्ट नंबर 1 के ब्रैकेट्स में लिखिएगा लेबर आवर रेट। आज की क्लास में जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम एक सिंपल सा कंसेप्ट शुरू करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है लेबर आवर रेट और इससे रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चन भी हैं। 3 क्वेश्चन कौन से हैं? 17, 18 और 19 और इसका कोई रिविजनरी क्वेश्चन नहीं और ये बड़े आराम से आज की क्लास में निपट जाएगा। जो भी डिफिकल्ट पोर्शन होगा वो अगली क्लास से ही होगा। आज ये सिंपल सा कंसेप्ट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 इससे रिलेटेड है। लिखना शुरू करिए, राइट डाउन। देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज, देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज वेयर मैनुअल वर्क, where manual work is more important, manual work is more important than machines. Where manual work is more important than machines, मतलब वर्कर है इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, भले ही मशीन इस्तेमाल होती होगी पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जी, मशीन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है लेकिन अगर वर्कर की इंपॉर्टेंस मशीन से ज्यादा है तो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। मैं कहता हूं आपका एग्जांपल ले लेते हैं। आप भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हुए आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करते होंगे लेकिन फिर भी आपकी अहमियत ज्यादा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे होपफुली, मतलब ऐसी मुझे उम्मीद है। आखिरकार मैंने अच्छी ही बात कही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, उसके बाद हो सकता है आप मशीनें, आप कंप्यूटर पे काम करेंगे लेकिन कंप्यूटर से ज्यादा आपकी अहमियत है कि नहीं। डॉक्टर जो है वो भी बड़े सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा डॉक्टर की अहमियत है। ऐसी इंडस्ट्रीज की कोई कमी नहीं है जहां वर्कर की इंपॉर्टेंस मशीन से ज्यादा है। लिखिएगा, इन केस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज,
In case of these industries, comma, it is recommended to recover factory overheads from the customers on the basis of labor hours. ठीक है ना, हम यही आपको एडवाइस करेंगे, आप लेबर आवर्स का बेस डेवलप करें। किस बात के लिए? कस्टमर से फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर करने के लिए। लिखेगा देयरफॉर वी कंप्यूट लेबर आवर रेट in the following manner. We compute labor hour rate in the following manner. तो आप लिखिएगा लेबर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स। फार्मूला भी सिंपल सही है। अब पूरे साल के फैक्ट्री ओवरहेड को लेबर आवर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर, एंड दिस इज टेक्निकली नोन एज लेबर आवर रेट। अब आप एक एग्जांपल लिखेंगे एग्जांपल में आप लिखेंगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एग्जांपल में आप लिखेंगे फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू यू। नंबर 1, एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹1,80,000। ओके, आपने लिखा एनुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,80,000। नंबर 2, टोटल लेबर आवर्स of all the workers, total labor hours of all the workers 10,000 hours. 10,000 hours. Number 3, normal idle time. Normal idle time is 10%. Normal idle time is 10%. ये 3 बातें हमने आपको बताई। फिर आप इसके नीचे लिखिएगा कैलकुलेट नंबर 1। कैलकुलेट नंबर 1 लेबर आवर रेट। कैलकुलेट नंबर 1 लेबर आवर रेट। नंबर 2, नंबर 1 है लेबर आवर रेट। नंबर 2 लिखिएगा अमाउंट टू बी चार्ज्ड। नंबर 2 लिखिएगा अमाउंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर कस्टमर। अमाउंट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर कस्टमर in respect of a job. In respect of a job having the following details. In respect of a job having the following details. A. Material cost of rupees
5,000. A, material cost of rupees 5,000. B, labor cost of rupees 2,000. Labor cost of rupees 2,000. C, C लिखेगा 50 labor hours. 50 labor hours are required. 50 labor hours are required for execution of the job. 50 labor hours are required for execution of the job. D, administration overhead to be recovered. Administration overhead to be recovered is 10% of factory cost. 10% of factory cost. E, selling overhead to be recovered. Selling overhead to be recovered is rupees 1,000. And F, profit to be recovered. Profit to be recovered is rupees 2,000. Profit to be recovered is rupees 2,000. तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन हो गया. 2 रिक्वायरमेंट्स है ना इसके अंदर. आइए पहली रिक्वायरमेंट से शुरुआत करें. लिखेगा नंबर 1. क्या है क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट? क्या कैलकुलेट करना है? लेबर आवर रेट. चलिए काम करिए. लेबर आवर रेट का फॉर्मूला लिखिए. चलिए लेबर आवर रेट का फॉर्मूला लिखिए. टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. लेबर आवर रेट का फॉर्मूला आपने लिखा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. बताइए मैंने आपको टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने बताए हैं? आपने लिखा रुपीस 1,80,000 डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. वैसे तो लेबर आवर्स 10,000 है, पर क्वेश्चन कहता है 10% ऑफ आइडल टाइम. मानिए टाइम तो खराब होके रहेगा, तो 10% छोड़ दीजिए, बाकी बताइए. $9,000 लेबर आवर्स, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो कंसीडर करना ही पड़ता है ना. तो इसका मतलब हमने पूरे साल के फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा करना है 1,80,000 और वर्कर से हमने काम करवाना है 9,000 आवर्स. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फैक्ट्री ओवरहेड है ₹20 पर लेबर आवर. हां, तो आपने रिकवरी रेट क्या लिखा है? ₹20 पर लेबर आवर. ये रिकवरी रेट एस्टेब्लिश हो गया. तो इंडस्ट्री ने तय कर लिया कि हम कस्टमर से ओवरहेड रिकवर करेंगे ₹20 पर लेबर आवर. क्यों? आप लेबर आवर के बेसिस पर क्यों रिकवरी करना चाहते हैं? क्योंकि हम बता चुके हैं कि आपकी वो इंडस्ट्री है जहां लेबर आवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आप लेबर आवर्स के बेसिस पर अगर बात कहते हो तो आपको लगता है कि आपकी कही गई बात में दम है, आपको लगता है कि आपकी कही गई बात रीजनेबल है. मशीन आवर्स को आप इंपॉर्टेंस देना नहीं चाहते हो, आप लेबर आवर्स को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं. क्वेश्चन कहता है अच्छा दूसरा काम आप ये करिए कि हम आपको एक कस्टमर की डिटेल्स बताते हैं. क्या आप उस कस्टमर का बिल बना सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि आपने उस कस्टमर से कितने रुपए मांगने? तो आइए उसके लिए हम क्या हेडिंग डालें? कॉस्ट शीट ऑफ
ए पर्टिकुलर जॉब, क्या लिखा आपने? कॉस्ट शीट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब। आप इस कस्टमर से सबसे पहले क्या मांगेंगे? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। किसी भी कस्टमर का बिल बनाया जाए तो पहले उससे मटेरियल कॉस्ट का पैसा ही मांगा जाता है। बताइए इसे मटेरियल कॉस्ट का अमाउंट कितना मांगना है? 5,000 रुपए। हाँ जी, तो आपने सबसे पहले यह बता दिया है कि आपने कस्टमर से मटेरियल कॉस्ट के मांगने हैं 5,000 रुपए। अब बताइए आपने इस कस्टमर से लेबर कॉस्ट के कितने रुपए मांगने? फिर से बताइए। 2,000। चलिए आपने बता दिया कि आपने इस कस्टमर से प्राइम कॉस्ट मांगना है 7,000 रुपए। कस्टमर से मांगे फैक्ट्री ओवरहेड। हम डिसाइड कर चुके हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड को मांगने के लिए लेबर आवर्स का बेस अडॉप्ट करेंगे। ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि एक लेबर आवर के 20 रुपए मांगे जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ के बताइएगा कि इस काम को करने में कितने घंटे काम किया गया? 50। हाँ जी, तो 50 घंटे के पैसे मांगते हैं, 1 घंटे के 20 रुपए के हिसाब से। कितना हो गया? 1,000 रुपए। दोनों का टोटल करिए। 8,000 के सामने क्या लिखे? फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए आपने क्या लिखा? फैक्ट्री कॉस्ट। आप कस्टमर से फैक्ट्री कॉस्ट के मांगोगे 8,000 रुपए। अब आपको कस्टमर से क्या मांगना है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। कितने मांगने हैं यह भी बताइए। 10% ऑफ व्हाट? फैक्ट्री कॉस्ट। 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया? 800। अच्छा, दोनों का टोटल करिए। 8,800। 8,800 क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें बता दिया। अब आप कस्टमर से क्या मांगेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स। कितना सेलिंग ओवरहेड्स मांगना है? 1,000। 1,000 रुपए। टोटल करिए 9,800। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा, प्रॉफिट कितना मांगना है? 2,000 रुपए। सेल प्राइस कितनी तय करिए? 11,800 रुपए। सेल्स 11,800 रुपए। ये इतने बड़े झंझट में हमने आपको कौन सी बात सिखाई है कि फैक्ट्री ओवरहेड कस्टमर से लेबर आवर के बेसिस पर मांगा जाए, और ये तरीका उन इंडस्ट्रीज के लिए सूटेबल है जहां लेबर आवर्स की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है। बस इतनी सी तो बात हम आपको सिखा रहे हैं। तो जैसा मैं कहता था कि जी हमारे पास 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप एक काम करेगा, आप आइएगा पेज नंबर 8.8
7 पर, सॉरी 8.8 पर। तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 17, 18 और 19। सबसे पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। हां जी, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। वूल कॉमर्स लिमिटेड wants to decide about recovery rate of factory overheads on the basis of machine hours और labor hours। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंडस्ट्री ये तय नहीं कर पा रही है कि कस्टमर से रिकवरी कैसे करी जाए। रिकवरी करने के लिए मशीन आवर का बेसिस सही रहेगा या लेबर आवर्स का बेसिस सही रहेगा। इंडस्ट्री ये तय नहीं कर पा रही है। ऑब्वियसली आपसे ये पूछा जाएगा कि गिवन सर्कमस्टांसेस में कौन सा बेसिस मोर एप्रोप्रिएट रहेगा। आगे पढ़िए। ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ मार्च 2011 इट कंप्लीटेड ए जॉब विद फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग इट्स फैक्ट्री कॉस्ट। मटीरियल कॉस्ट रुपीज 4,000, लेबर कॉस्ट रुपीज 20,000 along with 8,000 hours. Machine hours 3,800. The information obtained from its annual budget is given below. मशीन आवर्स कितने दे रखे हैं? 90,000। और लेबर आवर्स कितने दे रखे हैं? 2 लाख। क्या इससे आपको कोई हिंट मिलता है? अगर एक इंडस्ट्री के लेबर आवर्स हैं 2 लाख और मशीन आवर्स हैं 90,000, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री मोर लेबर ओरिएंटेड है और लेस मशीन ओरिएंटेड है? अच्छा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपके टोटल आवर्स कितने हैं? आपके टोटल आवर्स कितने? 2 लाख। 2,90,000 तो नहीं? हाँ जी, आवर्स 2 लाख है कि 2,90,000? यानी 2 लाख प्लस 90,000 2,90,000 नहीं होता। टोटल आवर्स हैं 2 लाख, उसमें 90,000 आवर्स ऐसे हैं कि जब हम मशीन भी चला रहे हैं। अगर एक स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता है, उसमें से 3 घंटे उसने पढ़ते हुए कैलकुलेटर भी इस्तेमाल किया, तो अगर हम स्टूडेंट से पूछ ले आज कितने घंटे पढ़ाई हुई, वो कहेगा जी 13 घंटे। 10 घंटे मैं पढ़ा, 3 घंटे कैलकुलेटर चला, हो गए 13 घंटे। तो किस हिसाब से 13 घंटे हुए भाई? आपने टोटल 10 घंटे ही पढ़ाई करी है, उसमें से 3 घंटे कैलकुलेटर के साथ और बाकी 7 घंटे कैलकुलेटर के बगैर। ऐसे कहिए तो बात समझ में आती। तो जैसे पढ़ना अपने आप में मैनुअल डिपेंडेंट एक्टिविटी है, साफ नजर आ रहा है। सिमिलरली हमें यह साफ नजर आ रहा है जो इंडस्ट्री है ये मशीन पर डिपेंडेंट कम है और ये वर्कर पर डिपेंडेंट ज्यादा है। तो इस कंपनी को हम क्या सलाह देंगे कि अगर आपको रिकवरी करनी है तो आप मशीन आवर का बेस अडॉप्ट मत करिए, आप लेबर आवर का बेस अडॉप्ट करिए। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ते। नीचे हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की डिटेल्स दे रखी है और उसका टोटल सबसे नीचे लिखा है 15,20,000 रुपए। अगले पेज पर आइएगा। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट showing the factory cost of the job completed during last week of March 2011 using the method that you consider appropriate on the basis of information available for absorption of its share of factory overheads लिखेगा। In the given case, it is observed that the industry is more
द इंडस्ट्री इज मोर लेबर ओरिएंटेड, द इंडस्ट्री इज मोर लेबर ओरिएंटेड एंड लेस machine oriented. The industry is more labor oriented and less machine oriented. Full stop. Hence, it is advised to recover factory overheads. It is advised to recover factory overheads on the basis of labor hours. On the basis of labor hours. It is advised to recover factory overheads on the basis of labor hours. तो पहली बात हमने अपनी एडवाइस दे दी है कि रिकवरी होनी चाहिए लेबर आवर्स के बेसिस पर. ओके, अगली लाइन में आइए और लिखिएगा लेबर आवर रेट इज इक्वल टू. अगली लाइन में आइए और लिखिएगा लेबर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. लेबर आवर रेट इज इक्वल टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर्स. पहले आप मुझे टोटल लेबर आवर्स बताइए. 2 लाख. फिर आप मुझे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बताइए. आपने मुझे टोटल लेबर आवर्स बताए 2 लाख, पर अब मैं आपसे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स जानना चाहता हूं. कॉस्ट शीट कैसे बनती है? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर, दिस इज प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड. मैं आपसे फैक्ट्री कॉस्ट नहीं पूछ रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछ रहा हूं. देखिए, हमें फैक्ट्री कॉस्ट बताई गई है 15,20,000 रुपए टोटल. उसकी शुरुआत में मटेरियल कॉस्ट लिखा है 2 लाख रुपए, लेबर कॉस्ट लिखा है 6 लाख रुपए. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड थोड़ी होता है. डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होता. हम तो फैक्ट्री ओवरहेड पूछ रहे हैं. तो आप क्या करिए, 15,20,000 माइनस डायरेक्ट मटेरियल को भी हटा दीजिए और डायरेक्ट लेबर को भी हटा दीजिए. अब बताइए फैक्ट्री ओवरहेड कितने हैं? 7,20,000. आपने बताया फैक्ट्री ओवरहेड 7,20,000, लेबर आवर्स 2 लाख. फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर बताइए 3.6. आपने लिखा 3.60 पर लेबर आवर. यह आपने क्या कैलकुलेट किया? लेबर आवर रेट. यानी कस्टमर से एक लेबर आवर के मांगे जाए 3 रुपए 60 पैसे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम पर. सवाल यह है, एक कस्टमर की हम आपको डिटेल्स बताते हैं, आप उस कस्टमर का बिल बना के बताइए. ये वो कस्टमर है जिसका ऑर्डर आपके पास मार्च 2011 के आखिरी हफ्ते में आया था. आप बताइए जी, इस कस्टमर का बिल कैसे बनेगा? सीधी सी बात है. तो आइए हेडिंग डालते हैं. फिर हेडिंग है कॉस्ट शीट ऑफ ए पर्टिकुलर जॉब.
हां, तो आप इस कस्टमर से सबसे पहले क्या मांगना चाहेंगे? मटेरियल कॉस्ट। आप इस कस्टमर से सबसे पहले मांगिए मटेरियल कॉस्ट। बताइए क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट कितना लिखा है? ₹4,000। ओके, आपने लिखा ₹4,000। अब इस कस्टमर से दूसरा अमाउंट कौन सा मांगा जाए? लेबर कॉस्ट। ठीक है, इस कस्टमर से दूसरा अमाउंट मांगा जाए लेबर कॉस्ट। कितना लेबर कॉस्ट है बताइए? ₹20,000। अच्छा, ये बताइए इस काम को करने में मैन्युअली कितने घंटे काम किया गया है? 8,000। ये भी बताइए कि इस काम को करने में मशीन कितने घंटे चलाई गई? फिर से बताइए। 3800 आवर्स। टोटल कितने आवर्स हो गए? टोटल आवर्स हुए 8000। 8000 घंटे काम हुआ, उसमें 3800 घंटे ऐसे थे कि आप भी काम कर रहे थे, मशीन भी चल रही थी। टोटल 11800। अभी पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे। टोटल आवर्स 8000 ही हैं, उसमें 3800 घंटे ऐसे हैं आप भी काम कर रहे थे, मशीन भी चल रही थी। अच्छा, आपको इस कस्टमर से प्राइम कॉस्ट के कितने रुपए मांगने? 24,000 रुपए। हां जी, प्राइम कॉस्ट के आपने मांगने हैं 24,000 रुपए। अब इस कस्टमर से क्या मांगा जाए? फैक्ट्री ओवरहेड्स मांगते चलिए। डिसाइड हो चुका है कि हमने बेस लेना है लेबर आवर्स का, हमने मशीन आवर्स का बेस नहीं लेना। तो बताइए इस काम को करने में मैन्युअली कितने घंटे काम किया गया? 8000 लेबर आवर्स। इस काम को करने में मैन्युअली 8000 घंटे काम किया गया है और हम डिसीजन ले चुके हैं कि एक एक लेबर आवर के मांगेंगे ₹3.60। बताओ भाई कितने रुपए मांगने? 28,800। 52,800। 52,800 के सामने क्या लिखा जाए? फैक्ट्री कॉस्ट। पर ये तो कस्टमर का बिल अभी पूरा बना नहीं। इसका जवाब ये जी क्वेश्चन बनवाना ही नहीं चाहता। अगर आपको बिल बनाना है तो आप हमें कुछ बातें और बताओ कि कस्टमर से एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना मांगना है, सेलिंग ओवरहेड कितना मांगना है और प्रॉफिट कितना मांगना है। मेरे ख्याल से आपने सिर्फ यही पूछा है, हमने भी जवाब दे दिया कि जी इतना बिल तो हमने बना दिया, बाकी आपकी समस्या है कि बिल कैसे बनता। क्या ये बात सही? ये हमने लेबर आवर रेट का पहला वाला क्वेश्चन कर लिया। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। Okay, we come to question number 17. KSD Company Limited has 3 manufacturing departments, namely A, B and C, and 1 service department, और उसका नाम है S. इससे पहले कि आप क्वेश्चन आगे बढ़े, मैं आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूंगा, क्योंकि ये आने वाले क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मानी जानी चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। किसी फैमिली में
दो अर्निंग मेंबर्स हैं, अर्निंग मेंबर्स, मदर एंड फादर, और दो नॉन अर्निंग मेंबर्स, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। अब आप बताइए इसमें से स्पेंडिंग मेंबर कौन है? चारों। अर्निंग मेंबर सारे नहीं हैं, पर स्पेंडिंग मेंबर तो सारे हैं। यह बात आप मानते हैं कि आप कमाएं या ना कमाएं, खर्चा तो आप करते ही हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ कमाने वाले ही खर्चा करें, जो नहीं कमाते वो भी खर्चा करते। हम इस बात का सबूत है, हम नहीं कमाते लेकिन खर्चे तो हमारे हैं भाई। तो सबसे पहला काम हर एक को कहिए कि भाई अपने खर्चे बताइए, आपके खर्चे हैं कितने। फिर अर्निंग मेंबर्स को कहिए कि देखो जी आप तो कमाते भी हो, तो आप अपना खर्चा तो फिर खुद ही सहन करोगे क्योंकि आप कमाते हो। लेकिन जो बच्चे हैं जैसे चाइल्ड 1, ये खर्चा तो करता है पर कमाता तो है नहीं, तो ये अपने खर्चों का भार किस पे डालें? ऑब्वियसली मदर और फादर पर, किसी रेशो में। चलो रेशो 1:1 भी तो हो सकती है। सिमिलरली दूसरे बच्चे का भी जो खर्चा है वो भी मदर और फादर को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना। तो मदर और फादर को कितना एक्सपेंडिचर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ये फाइनल अमाउंट। ये अमाउंट पता कैसे करा गया? इसका जवाब ये जी, ये तुम्हारा खुद का खर्चा है जो हमें सहन करना है, और दो बच्चों के खर्चे को भी हम किसी हिस्से में सहन करते। तो ये प्रोसीजर जैसे एक बिजनेस में अप्लाई होता है, वैसे ही जैसे एक फैमिली में अप्लाई होता है, वैसे ये बिजनेस में भी अप्लाई हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में अर्निंग डिपार्टमेंट हो और नॉन अर्निंग डिपार्टमेंट हो, जिनको हम अपनी कन्वीनियंस से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का नाम दे सकते। जैसे हमारे यहां जितनी भी क्लासेस पढ़ाई जाती है, क्या सारे अर्निंग डिपार्टमेंट है? सारे कमाते? लेकिन क्या हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट भी हैं जो हमारा सिर्फ खर्चा करवाते, कमाते नहीं? जैसे हमारा रिसेप्शन डिपार्टमेंट, रिसेप्शन डिपार्टमेंट में हमारा खर्चा होता है, पर ये क्या कमाते? ऑफ कोर्स हमें इनकी जरूरत है, हम इस बात से इनकार थोड़ी कर रहे, पर हम कह तो ये रहे ना कि ये हमारा खर्चा करवाते। हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट खुद क्या कमा सकता है भाई, लेकिन खर्चा तो होता है ना उसका। अब रिसेप्शन डिपार्टमेंट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का खर्चा कौन सहन करेगा? अर्निंग डिपार्टमेंट। तो इसका मतलब यह तय हो गया कि अर्निंग डिपार्टमेंट्स को एक अपना अपना खर्चा सहन करना है, और दूसरा जितने भी नॉन अर्निंग डिपार्टमेंट है उनके खर्चे भी किसी रेशो के हिसाब से सहन तो करने ही पड़ेंगे। तो अर्निंग डिपार्टमेंट को आप कह सकते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और नॉन अर्निंग डिपार्टमेंट को आप कह सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में लिखा है 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ABC और एक सर्विस डिपार्टमेंट है S। आगे बढ़िए। The following particulars are available for 1 month of 25 working days of 8 hours each day. All departments work all days with full attendance. आप देखिएगा आपको कुछ डिटेल्स गिवन है, जैसे पावर एंड लाइटिंग, सुपरवाइजर सैलरी, रेंट, वेलफेयर एट्स अदर्स, और इसमें आपको टोटल गिवन है। सर्विस डिपार्टमेंट S और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A, B और C की डिटेल्स भी गिवन है। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। अब वो कहते हैं सुपरवाइजर्स सैलरी का परसेंटेज गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, फ्लोर एरिया इन स्क्वायर फीट गिवन है, और लास्ट में सर्विस रेंडर्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन भी गिवन है। कैलकुलेट लेबर आवर रेट ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट A, B एंड C। आप हेडिंग डालेगा
कंप्यूटेशन ऑफ लेबर आवर रेट। कॉलम्स बनाइएगा। पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल, सर्विस डिपार्टमेंट एस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी और लास्ट में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी। पर्टिकुलर्स बेसिस टोटल, सर्विस डिपार्टमेंट एस और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स ए, बी एंड सी। आइए फैक्ट्री ओवरहेड्स की लिस्ट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे पावर एंड लाइटिंग। सबसे पहले लिखेगा पावर एंड लाइटिंग। बेसिस के कॉलम में लिखिएगा गिवन। टोटल आप लिखिएगा 1100 रुपए और ये क्वेश्चन में गिवन है कि सर्विस डिपार्टमेंट एस का शेयर है 240 रुपए, ए का शेयर है 200 रुपए, बी का शेयर है 300 रुपए और सी का शेयर है 360 रुपए। फिर आप लिखिएगा सुपरवाइजर्स सैलरी, जिसका टोटल आपको कितना गिवन है 2200, जिसका टोटल आपको गिवन है 2200 और नेक्स्ट पेज पर आपको इसकी रेशो गिवन है। तो एस का हिस्सा 440, ए का हिस्सा 660, बी का हिस्सा 660 और सी का हिस्सा 440। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है रेंट। ओके, रेंट का टोटल आपको कितना गिवन है 500। रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मोस्ट अप्रोप्रिएट बेसिस फ्लोर एरिया। इसकी सीधा सा इसका मतलब है जिसने जितनी ज्यादा जगह घेर रखी है उसको रेंट का उतना ज्यादा हिस्सा सहन करना पड़ेगा। फ्लोर एरिया का रेशो 5686। तो इसमें एस का हिस्सा बनता है 100 रुपए, 120 रुपए, 160 रुपए और आखिर में 120 रुपए। इसके बाद क्या लिखा जाए वेलफेयर। वेलफेयर का टोटल बताइए 600। कौन सा बेसिस सही रहेगा नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स 1342। ओके 10, 30, 40, 20 कितना लिखा जाए 60, 180, 240 और लास्ट में 120। वेलफेयर का मतलब वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ना। उसके बाद क्या है अदर्स। ओके, अदर्स में क्या लिखा जाए बेसिस में गिवन 1200 रुपए, 200, 200, 400, 400।
200, 200, 400, 400। ये जो भी टोटल अमाउंट आएगा इसको आप कहिएगा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बताएं टोटल कितना है? 5600। आपने टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स बताए 5600। एस का हिस्सा 1040। ओके 1360, 1760, 1440। ये आपने लिखे टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओके, अब एक जगह क्वेश्चन कहता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट एस है उसके खर्चों को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी पर डाला जाए और रेशियो अडॉप्ट करी जाए 50, 30 एंड 20। आइए हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एस टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी। एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एस टू बी एब्सॉर्ब्ड बाय डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी। रेशियो बताइए 50, 30, 20। ठीक है, एस में से आप 1040 माइनस करिए और एस के एक्सपेंडिचर का 50% पोर्शन आप ए पर चार्ज करिए। 520, 30% पोर्शन 312, 20% पोर्शन 208। ए का टोटल बताइए 1880। बी का टोटल बताइए 2072, 1648, 1648। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट तो अपने खर्चों का भार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डाल देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने खर्चे किससे मांगे? कस्टमर से। तो ये जो आंसर आया है इस आंसर को हम क्या कहें? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी रिकवर्ड। आप समझ रहे हो? ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स और ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का फर्क समझ रहे हो ना? यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी को ये ओवरहेड कस्टमर से निकलवाने पड़ेंगे अब, और कस्टमर से रिकवरी होती है अपनी नेचर और सूटेबिलिटी के हिसाब से। क्वेश्चन में सफिशिएंट हिंट है इस बात का कि आपकी नेचर और सूटेबिलिटी दोनों है लेबर आवर्स। ऑब्वियस सा पॉइंट है, अगर मैं अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेबर आवर से डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चलेगा फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर, जिसको हम लोग कहते हैं लेबर आवर रेट। अब टोटल लेबर आवर्स पता करे जाए, और यह भी ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को मंथली बेसिस पर डील किया जा रहा है। हमें पता चला है कि डिपार्टमेंट ए के वर्कर्स हैं 30। डिपार्टमेंट ए के वर्कर हैं 30। महीने में 25 दिन काम होता है और हर रोज 8 घंटे काम होता है। 30 वर्कर, 25 दिन, हर रोज 8 घंटे।
तो लेबर आवर्स 6000, लेबर आवर्स 6000। हमें पता चला है डिपार्टमेंट बी के वर्कर्स हैं 40 वर्कर, 25 दिन, हर रोज 8 घंटे, आवर्स कितने हो गए? 8000। डिपार्टमेंट सी के वर्कर्स हैं 20, 25 दिन, हर रोज 8 घंटे, आवर्स कितने हो गए? 4000। अब हमें ये ओवरहेड रिकवर करने हैं और लेबर आवर्स के बेसिस पर रिकवर करने, तो हम कैलकुलेट क्या करना चाहेंगे? लेबर आवर रेट हम कैलकुलेट करना चाहेंगे, लेबर आवर रेट। ओके, 1880 डिवाइडेड बाय 6000 लेबर आवर्स, 0.313. 0.313 is overhead per labor hour. Similarly, 2072 divided by 8000, 0.259, and 1648 divided by 4000, 0.412. 0.412. तो हमने बेसिकली आपको यह बता दिया है कि ओवरहेड रिकवरी रेट लेबर आवर के बेसिस पर कैसे होना चाहिए। चलिए, कॉस्टिंग की क्लास हम लोग यहां रोकते हैं। एक इंफॉर्मेशन और देनी है कि परसों भी आपकी क्लास 4:30 बजे ही शुरू होगी। ये सिर्फ परसों के लिए मैं कह रहा हूं, 4:30 बजे शुरू होगी और जाएगी इसी पैटर्न पर। उसके बाद नॉर्मल क्लास है। सिर्फ परसों के लिए मैं हल्का सा टाइम चेंज कर रहा हूं, तो आप लोग जल्दी मत आइएगा। 4:30 बजे क्लास शुरू होगी, सिर्फ परसों के लिए।